हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में डोगा सीरीज़ का अगला कॉमिक विशेषांक, डोगा का पोस्टमार्टम। संजय गुप्ता पेश करते हैं डोगा का पोस्टमार्टम। परिकल्पना विवेक मोहन, लेखक तरुण कुमार वाई, चित्रांकन मनु सुलेख एवं रम सुनील पांडे, संपादक मनीष गुप्ता। मैंने बहुत से कानून तोड़े और उनका पोस्टमार्टम किया। मैंने दरिंदगी का पोस्टमार्टम किया, हैवानियत का पोस्टमार्टम किया, और तुम दोनों भी इसी का हिस्सा हो। आज तुम्हारा पोस्टमार्टम करूंगा। मैंने बहुत सारे इंसानों का पोस्टमार्टम किया और अब करूंगा डोगा का पोस्टमार्टम। अपराध ने भी शराफत का पोस्टमार्टम करना कभी बंद नहीं किया। छोकरी अकेली है, पकड़ो से। बकरी कभी कसाई से बचकर नहीं भाग सकती। अब हम तुझे हलाल कर देंगे। चटाक। रजनी नाम है ना तेरा। अपने अखबार फॉलो में बहुत चटर पटर करती है तू। मेरे दारू के अड्डे के बारे में छापेगी। आज तेरे गालों पर इतनी उंगलियां छाप दूंगा जितने तेरे अखबार में शब्द नहीं छपे होंगे। चटाक। उफ। लड़की को छोड़ दो, वरना उतने साल जेल में काटोगे जितनी अभी तुम्हारी उम्र भी नहीं हुई। ये मुझे जेल भेजेगा, कीकर को। इसके शरीर में इतने सुराख बना दो जितना इसके शरीर में खून भी नहीं। सक सक। गोलियां तो मैं भी उतनी चला सकता हूं जितनी तुम्हारे शरीर में सांसें भी नहीं हैं। गोलियां चलाने के लिए पिस्तौल हाथ में होना भी ज़रूरी होती है। पहले ही सही छाप दो। थोड़ थोड़। छापने वाली छोटी प्रेसों के बंद होने का वक्त आ गया था, क्योंकि बड़ा ऑफसेट प्रिंटर आ गया था। किसने किसको छापा ये तो मैं थोड़ी देर में पता चल जाएगा। कीकर था धोखा। इस कुत्ते को रेबीज है। इस खतरनाक रोग का कोई पक्का और स्थायी इलाज नहीं है। ठीक उसी तरह जिस तरह समाज में जड़ें जमा चुके अपराध का कोई पक्का और स्थायी इलाज नहीं है। वाह। यहाँ हंगामा देखा तो कुत्ते को साथ लेता आया। अब तुम्हारा इलाज यही करेगा, क्योंकि इसके कांटे का कोई इलाज नहीं है। शू। उफ, ओ नो। चारों जान छुड़ाकर भागे। जहां तक भाग सकते हो भागो, क्योंकि ये तुम्हारा पीछा जहन्नुम तक भी नहीं छोड़ेगा। मैं जानती हूँ डोगा उन्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। ये लोग जिंदा रहने के लायक भी नहीं। चलो मैं तुम्हें घर छोड़ दूं बेटी। कुत्ता डोगा के पास वापस पहुंचा। ओह नो। वफ कर। मैं जानता हूं कि यह काम तेरे लिए संभव नहीं। मुझे वहां ले चल। वफ कर। कुं कुं। डोगा के लिए ना सही, किंतु वह एक नृशंस दृश्य था। किसी ने इन चारों के हाथ काट डाले हैं। इनके सिले हुए शरीर बता रहे हैं कि जैसे इनका पोस्टमार्टम कर दिया गया है। कौन है वो हत्यारा? उसने इनका यह हाल क्यों कर दिया? क्या वो कोई डॉक्टर है? हाँ हाँ, मैं जानता हूँ कि तू मौत मांग रहा है, लेकिन मैं तुझे गोली तो नहीं मार सकता ना। तुझे गटर में छोड़ सकता हूँ ताकि तू दूसरों को ये रोग ना लगा दे। रहा सवाल गोली का, तो गोली से तो जुल्म खत्म होगा। एक डॉक्टर की तरह ही चीर फाड़ी करके उसका इलाज करना होगा। डॉक्टर जिसका काम है रोग का इलाज करना, और वो ये काम कहीं भी रहकर कर सकता है, चाहे वो गांव हो या शहर, देश के अंदर हो या सरहद पर। इसकी ज़िंदगी बचानी है तो मुझे इसका हाथ काटना पड़ेगा। नहीं, मेरा हाथ बचा लो डॉक्टर, क्योंकि यह हाथ कट गया तो मैं तो बच जाऊंगा, मगर दुश्मनों के बीच जाकर उनके चीथड़े उड़ाने का एक फौजी का उद्देश्य मर जाएगा। मैं मजबूर हूँ। मेरा कर्तव्य तुम्हारी ज़िंदगी बचाना है। जब किसी सरहद पर युद्ध छिड़ता है तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी एक डॉक्टर की होती है। डॉक्टर अपाटे, एक बम विस्फोट में उड़ गई इसकी टांगें। कोई भी युद्ध अपने पीछे लाशों और अपंगों की भीड़ छोड़ता है। इसे क्या हुआ? इसकी आंख में गोली का छर्रा लगा है। ओह ओह, दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा। कंडम होते शरीरों को सिलते सिलते आंखें पथराने लगती हैं। ओह, कब कब बंद होगी ये लड़ाई? दो देशों के अहम की लड़ाई में कब तक एक इंसान दूसरे को ख़त्म करता रहेगा? बंद करो ये लड़ाई। इसे इसे क्या हुआ? ये बच्चा तो युद्ध भी नहीं लड़ रहा होगा। दुश्मन के गोले सरहदों पर बसे गांव पर जा गिरे, जिससे यह बुरी तरह जख्मी हो गया है। भारत पाक कारगिल का युद्ध का वो आखिरी सिपाही था, सेकंड लेफ्टिनेंट अनुज अपाटे। मेरा बेटा है ये। बचा नहीं पाया मैं इसे, क्योंकि डॉक्टर ज़िंदगी बचा सकता है, दे नहीं सकता। ये अमर हो गया डॉक्टर अपाटे। हाँ, अमर हो गए मेरे दोनों बेटे, अमर हो गए। एक वहाँ दो देशों की सरहद पर जहाँ ज़मीनों के लिए ज़िंदगियों के सौदे होते हैं, उन्हें अपंग बनाया जाता है।
कोई जाकर पूछे उन हत्यारों से कि मैं अपने फौजी बेटे को भी तो नहीं बचा पाया था। मैं डॉक्टर हूँ, भगवान नहीं। इंसानों के अंदर छिपी हिंसा खा गई है मेरे बेटों को। इंसानियत की सरहद को लांग आया मैं भी। एक यहाँ इंसानियत की सरहद पर जिसके पार सिर्फ हैवानियत है। क्या कसूर था मेरा? मैंने किसी की ज़िंदगी को बचाने के लिए उसका ऑपरेशन किया। ऑपरेशन सफल नहीं हुआ, जिसके जिम्मेदार मुझे मानकर मेरे घर को आग लगा दी गई, जिसमें जलकर मर गया मेरा दूसरा बेटा भी, जिसे मैं डॉक्टर बनाना चाहता था। मैं इन्हें हिंसा फैलाते हैं हत्यारे अपराधी, मैं इन्हें सबक सिखाऊंगा। काट डालूंगा उन हाथों को जो हिंसा और अपराध करेंगे, फिर चाहे वो हाथ 4 बदमाशों के हों, 40 के हों या 40,000 के। अगले दिन, कैसी हो रजनी बेटी? अरे आप आइए ना अंकल। रात तुमने बताया कि तुम फॉलोअप की मालिक हो। मैं तो खुद यही अखबार पढ़ता हूँ। थैंक्स। किस बात के लिए? फूलों के लिए या अखबार पढ़ने के लिए? दोनों के लिए। इस वक्त मेरे यहाँ आने का एक कारण है। मैं वो कारण जानना चाहती हूँ। कारण है अपराध के प्रति मेरी नफरत, जिसे थोड़ा कम करने के लिए मैं भी तुम्हारी प्रेस में पार्टनरशिप चाहता हूँ। तुम्हारे पास अखबार चलाने की योग्यता है, मेरे पास पैसा। अखबार को चलाने के लिए जितना पैसा लगेगा वो मैं तुम्हें दूंगा। तुम्हारा श्रम होगा, मेरा पैसा। लेकिन अंकल, मेरे अखबार में पार्टनरशिप एक फ़ायदे का सौदा नहीं है। वो इसलिए क्योंकि फॉलोअप को आधुनिक रूप देने और उसके प्रचार के लिए तुम्हारे पास पर्याप्त पैसा नहीं है। तो मैं जितना पैसा चाहिए मैं दूंगा। पैसा मैं लगा रहा हूँ तो तुम मेरे फ़ायदे को लेकर क्यों डर रही हो? ये साहब बिल्कुल ठीक कहते हैं। अरे चीता तुम, मोनिका और सूरज तुम भी। मुझे तुमसे शिकायत है रजनी। तुम्हारे साथ रात ऐसा हादसा हो गया और तुमने हमें बताया भी नहीं। सुबह चीता भैया ने आपको फ़ोन किया तब आपने उन्हें बताया। हादसा तो ठीक है पर बात मामूली थी। स्वामी अंकल ने ऐन वक्त पर मेरी मदद की। गलत। मदद तो डोगा ने की थी। अगर मैं इस हादसे के बारे में एकदम से चीता को बताता तो रजनी को मुझ पर शक हो सकता था। अब तुम कैसी हो रजनी? चोट ज़्यादा तो नहीं लगी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नहीं, तुम बिल्कुल ठीक नहीं हो, वरना मिस्टर स्वामी के ऑफ़र को स्वीकार कर लेती। ये एक अच्छा ऑफ़र है रजनी। अगर तुम कहते हो तो मैं इसे कबूल कर लेती हूँ। मेरे सिर से बोझ हट गया। इधर कोई बेहद गंभीर था। इस सेफ में रखी नेता निरंजन लोटे के काले कारनामों की फाइल उसकी तस्वीरों के नेगेटिव सहित किसी ने गायब कर दी है। ऐसी फाइलों की बदौलत ही ये बड़े बड़े सफ़ेद पोश नेता हमारे चंगुल में फंसे रहते हैं और हमसे ऊंचे स्वर में बात करने की हिम्मत नहीं कर सकते। लेकिन राका साहब, समझ में नहीं आ रहा कि फाइल यहाँ से चुराने की हिम्मत कौन कर सकता है। उसका यहाँ तक पहुँचना ये साबित करता है कि फोटो फटोके कि उनके हौसले बहुत बुलंद हो चुके हैं और हम अभी तक उसका नाम भी नहीं जानते। शायद ये वही है जो इससे पहले भी हमारी खबरें फॉलोअप को लीक करता रहा है। उसकी खबरों को छपने के बाद पुलिस कार्रवाई में हमारा करोड़ों का नुकसान हो चुका है। खैर, इसका पता तो मैं चला लूँगा। फिलहाल मुझे उस फाइल की चिंता है जो निश्चित रूप से फॉलोअप में छपने के लिए जाएगी। निरंजन लोटे मेयर के पद का प्रबल दावेदार है और ये चुनाव कल होना है। लेकिन अगर वो फाइल फॉलोअप में छप गई तो एक भी आदमी लोटे को वोट नहीं देगा और लोटे हमारी फजीयत उतार देगा। फाइल्स के पन्ने पैक हो चुके थे। गुड, वेरी गुड। मिस्टर एक्स ने इस बार शानदार काम किया है। ये खबर तो मुझे हर कीमत पर अभी छापनी है, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि लोटे को कल एक भी वोट मिले। मुझे स्वामी अंकल से बात करनी होगी। मैं यहीं हूँ। मैं तो खुद आपको फ़ोन करने वाली थी अंकल। इस खबर का कल सूरज उगने से पहले लोगों तक पहुँचना ज़रूरी है। इसे बड़ी तादाद में छापने और बेचने के लिए मुझे काफ़ी रुपयों की ज़रूरत है। रुपयों की बिल्कुल परवाह मत करो, लेकिन ये रिपोर्ट तो काफ़ी कॉन्फिडेंशियल लगती है। उस पाखंडी नेता निरंजन लोटे का तो कैरियर तबाही हुआ ही समझो। जाबाजी से भरा काम किया इस मिस्टर एक्स ने तो। कौन है ये मिस्टर एक्स? ये खबर उसके हाथ कैसे लग गई? सॉरी अंकल, ये सब भी कॉन्फिडेंशियल है। मैं आपको सिर्फ इतना बता सकती हूँ कि मिस्टर एक्स अपराध की ही दुनिया के सताया हुआ एक ऐसा इंसान है जो इस दलदल को सुखाकर उस ज़मीन का अमन और शांति के फूल उगाना चाहता है और इस वक्त मेरे लिए काम कर रहा है। खबर रातों रात छपी। फॉलोअप। नेता निरंजन लोटे देश का गद्दार, अपराधियों से साठगांठ। क्या आप ऐसे आदमी को ताकत देकर उसे शैतान बनाने में मदद करेंगे? रजनी के ऑफिस में। आओ चीता। इतनी रात गए क्यों बुलाया रजनी? इसे पढ़ो चीता। चीता, कल सुबह उगने से पहले ये पेपर्स घर घर तक पहुंच जाए। उसके लिए इनकी डिलीवरी डिस्ट्रीब्यूटर से सुबह 3 बजे से पहले हो जानी चाहिए। वाह, इंटरेस्टिंग। तुम्हारी ज़रूरत यहीं पर है। मैं डिलीवरी वैन के साथ तुम्हें भेजना चाहती हूँ, क्योंकि शायद कोई इन पेपर्स की डिलीवरी में रुकावट खड़ी करे। ऐसी मुझे आशंका है और मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। चीता पुलिस डिपार्टमेंट में तुम कभी चीता के नाम से जाने आते थे, क्योंकि अपराधियों के प्रति तुम में चीते ऐसी चपलता थी, उस जैसी फुर्ती थी, उस जैसा खूंखारपन था।
अपने शिकार को दबोच लेने की क्षमता थी, किसी भी संभावित खतरे के प्रति सजगता थी, उससे निपटने की काबिलियत थी। इन सब बातों ने ही तुम्हें कानून का चीता बनाया था। तुम्हारी चीता इमेज का एक छोटा सा फायदा मैं भी उठाना चाहती हूँ चीता, क्योंकि ये मेरी, तुम्हारी और करोड़ों लोगों की मुंबई के विषय का, सॉरी, भविष्य का प्रश्न है। फिक्र मत करो, मैं इस इमेज को टूटने नहीं दूंगा। मोरे, ये चीता साहब है, ये तुम्हारे साथ ही जाएंगे। जी मैडम। डिलीवरी वैन फॉलोअप की बिल्डिंग से बाहर निकली। सुबह होते ही फॉलोअप में छवि सुर्खियाँ लोटे और राका की काली दुनिया में खलबली मचा देंगी, क्योंकि लोटे से ज़्यादा नुकसान तो राका का होगा, और फिलहाल मेरा निशाना वही है। मगर शायद रजनी को नहीं मालूम था कि निशाने बदल भी जाते हैं। ओह, इस 3 किलोमीटर लंबे तंग ओवर ब्रिज पर ये भारी क्रेन हमारे रास्ते में कहाँ से आ गई? इसे ओवरटेक भी नहीं कर सकते। ओह शिट, हम लेट हो रहे हैं। हमें इसके पुल से बाहर निकलने का इंतज़ार करना होगा। मगर क्रेन को पुल से बाहर नहीं निकलना था। ओह नो, क्रेन का बार खुलकर गिर पड़ा है। कट, अपनी वैन को उससे टकराने से बचाओ। मोरे के पास स्टीयरिंग घुमा देने के अलावा और कोई चारा नहीं था, लेकिन मुसीबत वहाँ भी तैयार थी। ब्रेक लगाओ, धड़ाक। चीता जैसे तीक्ष्ण बुद्धि इंसान की बुद्धि उन हालातों में चकरा गई। अगर हमने हिलने की कोशिश भी की तो वैन 50 फुट नीचे रेल पटरियों पर जा गिरेगी। वैन के साथ ही हमारे चीथड़े भी उड़ जाएंगे। गोली की आवाज़ ने चीता के कान खड़े कर दिए। चिंग बैंग। ये गोली किसने चलाई है? मुझे लगता है किसी ने गोली चलाकर वैन का ताला तोड़ा है। कोई वैन का ताला क्यों तोड़ रहा है? वैन का दरवाज़ा खोलो जल्दी, हरी अप। सुनो, ये आवाज़ें सुनो। अब मुझे लगता है कि क्रेन का टूट कर गिरना हादसा नहीं था, ये प्री प्लान्ड है। शायद कुछ लोग इन पेपर्स को लूटना चाहते हैं। हमारी स्थिति ने उनके काम को और भी आसान कर दिया है। पेपर्स पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दो। अगर ऐसा हो गया तो रजनी की सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। उसके उस विश्वास की धज्जियाँ उड़ जाएगी जो उसने मुझ पर किया है। लेकिन चीता सर, हम करें तो क्या करें? हमारी हालत तो बिल्ली के पंजे और फंसे चूहे जैसी हो गई है। चूहे और चीते में फ़र्क होता है मोरे। अखबारों को बचाने का एक रास्ता मेरी समझ में आ रहा है। उसमें हम बचे ना बचें, लेकिन रजनी के अखबार बच जाएंगे। आप कहना क्या चाहते हैं सर? नहीं सर, ये तो आत्महत्या होगी। नहीं सर, आप वैन को आगे की तरफ झटका देकर नीचे मत गिराना, क्योंकि वैन के नीचे गिरने के बाद अखबार तो बच जाएंगे, मगर समय पर फिर भी लोगों तक नहीं पहुंच पाएंगे। और वो लोग शायद पेट्रोल छिड़क चुके हैं। अगर नीचे गिरने से कोई चिंगारी पैदा हुई तो वो भी पूरी वैन को जलाकर खाक कर डालेगी। चीता इतना विवश कभी नहीं हुआ था। फटो फटो के अखबारों को राख का ढेर बनाने के लिए चिंगारी को भड़का चुका था। अखबार जलने से वैन के पीछे भरा लोड कम हो जाएगा और वैन आगे मौजूद दोनों आदमियों के भार के कारण नीचे गिर जाएगी। इस घटना के ये दोनों गवाह भी खत्म हो जाएंगे। इसे दुर्घटना समझा जाएगा। तीली अंदर फेंको फटोगे। चिंगारी पेट्रोल को छू लेने के लिए उछली। इसी के साथ उछला भूरा और चिंगारी को कंठस्थ कर गया। फटोकी की आंखें फटी। ये कुत्ता किसका है? मेरा है। भड़ाक। इसी ने मुझे आकर इस गड़बड़ के बारे में बताया था। थॉट थॉट। गड़बड़ भारी निकली। थम। फटोके, तेरी सुलगाई चिंगारी तो मेरे कुत्ते ने बुझा दी, मगर जो आग तुझे और तेरे कारनामे को देखने के बाद मेरे चेहरे पर भड़की है, वो तुझे जला डालेगी। पीछे क्या हो रहा है? शायद कोई लड़ाई हो रही है। शायद कोई उन बदमाशों को रोकने आ गया है। मुंबई के बदमाशों को इस प्रकार रोकने तो मुंबई पुलिस भी नहीं आती। फिर कौन आ गया? चीता को साइड व्यू मिरर में वो सूरज चमकी। ये तो डोगा है। ओह, अब हमारे और अखबारों के बचने की सूरत निकल आई है। टोगा की लात खाकर वह बदमाश सीधा वैन पर उछला, जिससे वैन का बैलेंस बुरी तरह से खराब हुआ। था उफ, वैन नीचे गिर रही है। डोगा को वैन को भी बचाना था। क्लक। क्रेन का बार भले ही टूटा हुआ है, पर अभी भी वैन का वजन संभाल सकता है। थम। अब मुझे अपराध का वजन कम करना है। उफ, ये क्या? भागो, वरना मरेंगे। जरूर भागो, लेकिन अगर भागने के लिए टांगे साथ दे तो स्वाम। और मैं जानता हूं कि अब ऐसा मुमकिन नहीं होगा। ओ ऊ था था ताक ठाक। आपने आपको जल्दी होश में लाओ, और बचा पाओ तो बचा लो। भड़ाक। नहीं बचा पाए, नहीं बच पाए, फिर ओह, तो वैन में तुम हो चीता? हाँ डोगा, मेरे साथ वैन का ड्राइवर मोरे भी है। हम वैन में फंस गए थे। वो बदमाश वैन में भरे पेपर्स में आग लगाना चाहते थे, और अगर तुम ना आते तो वो सफल हो जाते। असफल वो अभी भी नहीं हुए। व्रूम। बचो। उफ डोगा, पेपर्स को बचाना जरूरी है, बचो। मैं रजनी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहा। उसका मुझ पर जो भरोसा था वह भी इन अखबारों के साथ ही जल गया। चीता उसे लोटे के विषय में बताता चला गया। यह काम उन्हीं बदमाशों की गैंग लीडर राका का हो सकता है, जो उन पर नजर रख रहा होगा।
वो चारों अभी मरे नहीं होंगे। मैं उनके गले में हाथ डालकर राका का नाम उगलवा लूँगा। डोगा का सोचना गलत था क्योंकि वो बचे नहीं थे। ओह, ओह, इन्हें मार डाला गया। ये काम भी उसी हत्यारे डॉक्टर का है जिसने पहले भी कुछ बदमाशों का ऑपरेशन कर डाला था। क्यों कर रहा है वो गुंडे बदमाशों के ऑपरेशन? क्यों काट रहा है वो इनके हाथ? चीता, तुम वापस जाओ। रजनी की समस्या लोटे को वोट न मिलने देने की है ना, तो लोटे को आज कोई वोट नहीं देगा। हाँ, उसे इतना ज़रूर कह देना कि वह सारी रिपोर्ट जो खबर बनाकर लोगों तक पहुंचाने वाली थी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ज़रिए लोगों तक पहुंचाकर लोटे का मुंह काला ज़रूर करे, ताकि जब लोगों को पता लगे कि लोटे को डोगा ने मार डाला ठाय खड़ाक, तो दुनिया मुझे उसके कत्ले के लिए दुत्कारे ना। दुत्कारा जा रहा था चीता। रजी, मेरी बात तो सुनो। मैं बस बस करो चीता। कानून की वर्दी बही थी तुम्हारी सारी चीतागिरी। वर्दी उतर गई, चीतापन गायब हो गया। मैंने भूल कीजिए तुम्हारी योग्यता पर विश्वास करके तुम्हें एक जिम्मेदारी भरा काम सौंप दिया। हालात ही ऐसे बन गए थे रजनी की। जंगल में जब शेर शिकार पर निकलता है तो वो शिकारी के प्रति भी चौकन्ना होता है। तो फिर ठीक है, मान लिया भूल हो गई है, तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। मैं तुम्हारा नुकसान पूरा कर दूंगा। तुम ये नुकसान कभी पूरा नहीं कर सकते चीता, क्योंकि मुझे मालूम है कि डोगा तो उसका एक ही इलाज करेगा, उसकी जान ही लेगा। वो आसान मौत मार देगा वो उसे। लेकिन अगर लोटे जिंदा रहता तो उसे अपमान मौत के रूप में मिलता। एक गद्दार नेता के लिए ये बड़ी मौत होती। अब कैसे समझाता उसे चीता? राका के माथे पर चिंता की लकीरें सिलवटों का रूप ले चुकी थी। लोटे को डोगा ने मार डाला है, लेकिन उसकी मौत का जिम्मेदार वही है, वही जिसने लोटे की फाइल गायब की। अगर मैं सतर्क ना होता और अखबारों के ट्रक पर गोली चलाकर उसे राख का ढेर न बना देता तो वो खबरें छप चुकी होती। एक तरफ हमारा दुश्मन डोगा है, दूसरी तरफ हमारे दल में छुपा वो घुसपैठिया, और तीसरी तरफ वो सनकी और पागल हत्यारा डॉक्टर जो हमारे आदमियों का ऑपरेशन करके उन्हें मौत के घाट उतारे जा रहा है। हमारे हाथ लग रही है सिर्फ नाकामियां। मेरे दो अति महत्वपूर्ण आदमी की करफटों के सिर्फ उसी की वजह से मारे गए। कुछ करो प्रभाकर, कुछ करो, वरना बिजनेस चलाना मुश्किल हो जाएगा। मेरे दिमाग में एक प्लान है राका साहब। आप हमारे दल के हर महत्वपूर्ण व्यक्ति को कोई प्लान बताएं जिसके बारे में या तो वो आदमी जानता होगा या आप। वेरी गुड। इनमें से जो भी फॉलोअप तक पहुंचता है समझो वही वो छुपा रुस्तम है, तब आप आसानी से उसे गोली मार सकते हैं। वेरी गुड, यह तरीका अच्छा है प्रभाकर। राका ने उस योजना पर काम करना शुरू कर दिया था, लेकिन फिलहाल सिंगापुर वाला हमारा एजेंट टिमोशी जो मैक 3 नाम की सिक्का गन लेकर आ रहा है, उससे गन की डिलीवरी आज ही लेनी है। इस गन की विशेषता इसकी दीवार के पार देखने की क्षमता और ज़बरदस्त स्पीड ही है, जिसके कारण ये 2 फुट मोटी कंक्रीट की दीवार को भी फाड़कर अपने टारगेट को उड़ा देती है। कौन आएगा ये काम करने? उस छुपा रुस्तम के कारण इसका फैसला मैं उस आदमी को टिमोशी के पास भेजने से सिर्फ 1 घंटा पहले करूंगा। उस फैक्स को पढ़कर रजनी की आंखों में एक विशेष चमक आ गई। तुमने लिखा है कि कुछ भी करो पर यह गन अपराधियों तक नहीं पहुंचनी चाहिए। चमक सहसा ही बुझ गई। लेकिन अगर मैंने इस खबर को पुलिस तक लीक किया तो तुम्हारी जान खतरे में पड़ सकती है, क्योंकि उस गन को लाने की जिम्मेदारी भी राका ने तुम्हें ही सौंपी है। क्या बात है रजनी, इतनी परेशान क्यों? रजनी ने अपनी परेशानी बताई। इसमें एक्स की जान को खतरा हो सकता है, क्योंकि पुलिस एक्स को भी नहीं छोड़ेगी, और हम पुलिस को ये भी नहीं बता सकते कि एक्स पर वार ना करे। वो हमारा आदमी है। एक्स से यही कहना होगा कि मौका पाकर वही बाद में इस गन को बेकार कर दे। यही ठीक होगा अंकल। लेकिन इस खबर में मैं दूसरे ढंग से छापूंगी, पुलिस को यह बताने के लिए कि ऐसी कोई गन भारत में आ चुकी है। हाँ, ये ठीक रहेगा। सॉरी मिस्टर एक्स, तुम्हारी ज़िंदगी के प्रश्न पर मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकती, लेकिन किसी ने उस रिस्क को खुद उठाने का फैसला कर लिया था। खूनी की निगाहें उस हेलीकॉप्टर पर जमी थी। कड़ 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 कड़। टिमोशी का हेलीकॉप्टर आ रहा है। हेलीकॉप्टर जमीन को छू चुका था। फट 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 फट। वेलकम टिमोशी। हाँ मिस्टर खूनी, अपना माल संभालो। राका साहब कहाँ है, कैसा है? फट फट फट। वो अच्छे हैं, लेकिन राका साहब की सख्त इंस्ट्रक्शन है कि माल की डिलीवरी देने के बाद तुम 1 मिनट भी इंडिया में नहीं रुकोगे। मुंबई के अपराध जगत पर पुलिस के अलावा दूसरे खतरे भी बढ़ गए। फट 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 फटाक। खतरे का नाम लिया, खतरा हाजिर था, और उसके होश उड़ाने के लिए काफ़ी। फट फटाक बूम फट। कोई दिवाली के पटाखों के साथ हमारे साथ मौत का खेल खेल रहा है। उन हाथों ने लाल पटाखों की लड़ी का कालीन बिछा दिया। पलीते को दिखा दी जलती दिया सलाई। पटाखे खतरनाक या जानलेवा नहीं होते, लेकिन खलबली मचाने के लिए काफ़ी होते हैं। फट फट फटाक फट फट। उफ आ। टिमोशी ने सीज फायर के नन्हे से सिलेंडर को हेलीकॉप्टर से उतारा, अपने और खूनी के कपड़ों में लगी आग बुझाई।
मैंने कहा था ना कि खतरा है, तुम भागो टिमोशी। उफ। पटाखे की मार से पायलट घायल तो हुआ था पर होश में था और जानता था कि जान बचाने के लिए उन्हें ये ज़मीन तुरंत छोड़नी है। हरी अप सर, हरी अप, मैं इधर संभालता हूँ, बचेगा नहीं। हेलीकॉप्टर उड़ान भर चुका था, फट 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 फट। लेकिन उन सवारों की आत्माओं की ऊंची उड़ान के लिए अब जो गोली चली थी उसका निशाना चूकने का तो प्रश्न ही नहीं उठता था। चूम आ ओ नो, तब 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 तब। ये कोई दूसरा दुश्मन है जिसके पास ऑटोमेटिक गन है, भून डालो उसे, हमें यहाँ से निकलना होगा। लेकिन ओह ये क्या, मैक 3 सिक्का गन यहाँ से कौन उठा ले गया, वह भी जाता कहाँ। तू जो भी है अपराधी तो नहीं लगता, वरना तेरे पास कम से कम हथियार तो ज़रूर होते। मन में ये संदेह ना होता तो तुझे पहले ही गोली मार चुका होता। कौन है तू? जवाब में नकाबपोश की टांग बहुत तेजी के साथ घूमी, ठाक उफ ताक। डोगा अभी उस किक से समझ भी नहीं पाया था कि नकाबपोश बिजली की तरह उस पर टूट पड़ा। डोगा अब फौरन ही समझ गया, मगर सामने से हमलावर गायब था। कहाँ गया? शायद वो भाग गया था और ये भागने वाले थे। भाग मोगे, सारा खेल खत्म हो गया, कुछ और भी खत्म होने वाला है। हेलीकॉप्टर जो थोड़ी ऊंचाई पर पहुंच चुका था, पायलट के हवा में अनियंत्रित होकर ठीक उसी वक्त उस कार पर ही आ गिरा। दुर्भाग्य, पीड़ा गर्क, सारी मुसीबतें एक साथ आ गई। सबसे बड़ी मुसीबत तो अभी सामने है, वो डोगा। थाय हाँ, डोगा बड़ी मुसीबत है, तुम जैसे अपराधियों के लिए बहुत बड़ी मुसीबत है डोगा। थाय मौके की नज़ाकत को भाप कर खूनी चट्टानों के पीछे सरक गया। डोगा की सुर्ख निगाहें उसे ज़रूर ढूंढ निकालती, लेकिन उफ ये क्या, कौन तुम कौन? उफ वही खूनी डॉक्टर। सांस के साथ काफ़ी सारी क्लोरोफॉर्म तब तक डोगा के फेफड़ों में पहुंच चुकी थी। बुरी तरह लड़खड़ाई डोगा की आवाज़ और खुद डोगा भी। पुलिस के सायरन गूंज उठे थे, इसलिए बेहोश डोगा को कुत्ते की तरह घसीट कर ले गया डॉक्टर अपाठे। कानून को क्या समझ रखा है तूने? मजाक आता है तो उड़ा कर चला जाता है। खून को क्या समझा है तूने? पानी आता है बहाकर चला जाता है। लोग तुझे अपना हमदर्द समझते होंगे, लेकिन होने वाले मेयर की निर्मम हत्या करके जो आतंक तूने मचाया है वो तुझे हत्यारा और आतंकवादी करार देते। आज नहीं बचेगा तू डोगा, आज तेरा पोस्टमार्टम करेगा डॉक्टर अपाठे। फिल्मी पुलिस की तरह सारा काम खत्म होने के बाद पुलिस पहुंची मुंबई पुलिस को वहां से तबाही का मंजर ही देखने को मिला। हत्यारों का ठेकेदार इंटरनेशनल स्मगलर टिमोशी है ये तो, मगर ये खून खराबा किसने किया? कौन बताता? जिसने किया था वो तो खुद बेहोश था। मौत के मुंह में था डोगा। पुलिस ना आ जाती तो शायद डॉक्टर अब तक उसका पोस्टमार्टम कर भी चुका होता। पता नहीं कब तक चलनी थी अब उसकी सांसें। शायद किसी सड़क पर लावारिस पड़ी मिलनी थी उसकी पोस्टमार्टम कर दी गई लाश। कुछ भी तो नहीं कर पाया था अदरक चाचा का ये खूंखार शिष्य, जिसने मानवता से वफादारी की सौगंध ली थी। डॉक्टर अपाटे के चेहरे पर जलजला खेज हिंसक भाव थे। एम्बुलेंस को सीधे ऑपरेशन थिएटर में ही ले आया था वो। एम्बुलेंस का दरवाज़ा खोलते वक्त डॉक्टर अपाटे के जबड़े सख्ती के साथ एक दूसरे पर जम गए थे। उस वक्त उसकी आंखों में कौंध रही थी वो हिंसकता जो उसने युद्ध के मैदान में देखी थी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं डोगा के पोस्टमार्टम के दूसरे और अंतिम भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।